कि आपको बाकियों की तुलना में एडवांटेज मिले, इसको थोड़ा सा नोट कर लेना। मैं जो बातें आपको बता रहा हूँ, ठीक, अभी नहीं। पहली चीज, 11 मई को जो बैच चालू किया गया था उसका टेक्निकल पार्ट कंप्लीट हुआ है। नॉन टेक अभी चलेगा कम से कम 6 क्लास 7 क्लास हो सकता है, ठीक। नॉन टेक में जिन बच्चों का इंडिया स्ट्रांग है, मतलब ऐसा उनको लगता है, ऐसा मेरे को लगता है, हो सकता है ना हो, ठीक, तो उनको मैंने छुट्टी दिया है। बाकी लोगों को सब चीज को अटेंड करना है जब तक आखिरी क्लास नहीं हो जाता, ठीक। पॉलिटी का भी कुछ पार्ट बचा हुआ है, वो भी कंप्लीट करेंगे। बायो का भी कम से कम मैं आपको इतना पढ़ाना चाहता हूँ जिससे मेरे को आत्मग्लानि मत हो कि एक छोटा सा सब्जेक्ट का टॉपिक आ गया और बच्चा उसको बना नहीं पाया, ठीक। आपका हिस्ट्री लगभग खत्म हो चुका है। कल से क्या करोगे, सुबह का क्लास जो है आपका बंद हो रहा है। अब लास्ट ईयर अगस्त में जो बैच चालू हुआ था, फाउंडेशन बैच, वो यहाँ पे कंप्लीट होगा और 21 को नया साइकिल चालू होगा। आपने देखा होगा कल CSEB का मूवमेंट आपको शेयर कर दिया है। वहां पर रिजर्वेशन को लेकर के जो विवाद था वो सलट गया है। बहुत जल्दी आपका नोटिफिकेशन हो सकता है, ये एग्जाम दोगे 1 हफ्ते के बाद नया आपका क्या आ जाएगा, नोटिफिकेशन। तो अभी बैच फाउंडेशन में किसका कंप्लीट हुआ है, जो 20 पिछले साल अगस्त में चालू हुआ था, शायद 20 अगस्त के आसपास ही चालू हुआ था। और जिन लोगों ने ये अभी केवल आपका एडमिशन लिया था स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज के क्रैश कोर्स के लिए, उनका बैच कंप्लीट हुआ है। बाकी एग्जाम के बाद फिर हम 21 तारीख को फिर से बैच क्या करेंगे, चालू करेंगे। आपके सामने अभी ना 2 AE और आएगा, एक पर्यावरण संरक्षण बोर्ड का AE आएगा, एक CSEB का आएगा, असिस्टेंट प्रोफेसर आएगा और उसके बाद अगले साल JE आएगा। इतना वैकेंसी आपके सामने है जो हमको जानकारी है, ठीक। पर वो आएगा करके इसको डाइल्यूट नहीं करना है, ठीक। ये हो गया जानकारी। अब आता हूं कि आने वाला 19 दिन जो आपके पास बचा है, आपका 2 क्लास होता था। एक होता था सुबह जिसमें आप आते थे 7 बजे, छुट्टी होती थी कितने बजे, 10 बजे। अब ये 3 घंटा आपके पास है, ठीक। ये 3 घंटा आपके पास है जिसमें आप एक्स्ट्रा क्या कर सकते हैं, पढ़ाई, या चादर तान के क्या कर सकते हैं, सो सकते हैं। तो जो सोएंगे उनकी तो मैं बात ही नहीं करूंगा क्योंकि वो बात करने के योग्य नहीं है, वो दे डोंट डिजर्व। आपको अगर सोना है तो सो जाओ, क्योंकि ऐसे भी आपका पेपर 9 बजे से है, तो आपको सेंटर कितने बजे पहुंचना पड़ेगा, 8 बजे, घर से कितने बजे निकलना पड़ेगा, 7:30 बजे, उसके लिए उठना पड़ेगा कितने बजे, 6 बजे। तो सोने का कोई स्कोप नहीं है भाई, ठीक। तो पहली बात, जो सोने वाला है वो मेरी बात ही ना सुने, छोड़ के जा सकता है। दूसरा कि जो लोग जगे हैं उनको क्या करना है कि 7 से 10, ठीक, क्लास था। आपका दिमाग तैयार है कि आप इस समय मेंटल एक्सरसाइज करते हैं क्योंकि क्लास में बैठे रहते हैं, भले आधा सोया आधा जगह जैसे भी रहते हो, लेकिन कुछ ना कुछ तो करते हो इस बीच में। अब ये 7 से 10 वाला जो टाइम है ना, अब एग्जैक्टली इस टाइम पे भले ना पढ़ो, लेकिन 8 बजे से अपने टेबल पे बैठ जाना। कल से एकदम 8 से 12 का शेड्यूल बना लो और अब 12 बजे तक हिलना नहीं है, 12 बजे तक हिलना नहीं है, बिल्कुल नहीं हिलना। टेबल पे बैठे रहना, पढ़ाई करते रहना। एजेंडा पहले तय कर लेना क्या पढ़ोगे वो 4 घंटा। वो 4 घंटा आप क्या तय करोगे, वो एक रात पहले सोने से पहले आपको क्या करना है, तय करना है, ठीक। मतलब जब तक आप स्ट्रेटेजाइज नहीं करोगे ना, तब तक आप ये आने वाला 19 दिन को या तो ऐसा ही निकाल दोगे या आप मल्टीफोल्ड इसमें गेन कर सकते हो। तो मैं मल्टीफोल्ड गेन करने का तरीका बता रहा हूं। पहला काम, आपको 8 से 12 अपने स्टडी टेबल पे होना है, ठीक। अगर जो लोग लाइब्रेरी जाते हैं तो लाइब्रेरी पहुंच करके होना है। अगर लाइब्रेरी का टाइमिंग आगे पीछे हो रहा है तो उसका इंतजार मत करना, अपने रूम पे बैठ के पढ़ना, लेकिन 12 बजे तक हिलना नहीं है। 8 से 12 एकदम स्टडी होकर के आपको सब्जेक्ट तय कर लेना है। अब इस 8 से 12 में आप 2 घंटा टेक्निकल पढ़ लेना, लेकिन मैं ये चाहता हूं क्योंकि आपका एग्जाम का समय है 9 से लेकर के 11:30, 9 से लेकर के 11:30 पहला पेपर है ना, बोलो हाँ ना, ठीक। आपको बताया हूं बार बार, ये इंटरव्यू एग्जाम है, इसमें एक तरीके से काम नहीं चलेगा। आपको पूछ रहा है एग्जामिनर, आप भोगवा जैसे देख रहे हो, नंबर नहीं देगा, इसलिए हाँ ना क्या करना है, बोलते जाना है। तो 9 बजे से आपका 11:30 तक का क्या है, पेपर है। अप्रोच सामान्य इंसान का और जिसको सफलता चाहिए वो यही रखना कि पहले GS बनाना, बाद में क्या बनाना, मेंटल एबिलिटी। क्योंकि अगर जो बच्चा मेंटल एबिलिटी में फंसा वो गया पेपर में, क्योंकि वो फंसाएगा। 5 सवाल भी आपको लालच देके फंसा दिया ना, आपका हो सकता है इधर का 20 सवाल क्या हो जाएगा, छूट जाएगा। आपको खोज खोज के बनाना है, मेंटल एबिलिटी छोड़ करके बाकी
सेक्शन में इंडिया छत्तीसगढ़ जहां है उसको आपको 1 घंटा लगेगा, उससे ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला। और 1.5 घंटा बचाओ, और 1.5 घंटे में भी आपको 15 से 16 मिनट 17 मिनट गोला मारने में लगता है, आपके पास 1 घंटा 15 मिनट बचेगा किसके लिए? 50 मेंटल एबिलिटी के सवालों के लिए, 50 मेंटल एबिलिटी के सवालों के लिए। तो 9 से 10 आप घर में जो भी पढ़ रहे हैं, आप एग्जाम देखो, आप वहां 9 से 10 बनाओगे जीएस, और 10 से लेकर के 11:30 तक आपका जो संघर्ष चलेगा वो चलेगा किससे? आपका मेंटल एबिलिटी। होगा ना ये चीज? तो आप घर में जब 8 से 12 के बीच में बैठ रहे हैं, पढ़ाई तो आप कर ही रहे हैं, ये वाला जो समय है, अगर आपको आपका ऑर्गेनिक वो चाहिए, एडवांटेज चाहिए, वहां पर अपने दिमाग को ट्रेन करो कि इस 1.5 घंटे में आप मेंटल एबिलिटी बनाओ। क्या बनाओ? क्योंकि जो यहाँ पर 15 दिन 20 दिन करोगे, वहां नेचुरली आपका दिमाग आपको क्या करेगा? सपोर्ट करेगा। अगर इस समय आप जीएस पढ़ोगे, अगर इस समय आप कुछ और चीज पढ़ोगे, टेक्निकल एक बार पढ़ सकते हो, लेकिन इसके पहले पढ़ो। 8 बजे से लेकर के 10 बजे तक क्या पढ़ो? टेक्निकल पढ़ो। 10 से लेकर के 11:30 तक क्या पढ़ो? भाई टेक्निकल में भी तो लॉजिकल अप्रोच रहता है ना, कि नहीं रहता है? तो आपका दिमाग लॉजिकल ट्रैक पे रहेगा। उसके बाद 10 से लेकर के 11:30 मैंडेटरी आपको क्या बनाना है? रोज मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग। सभी बच्चे मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग में कम नंबर पा रहे हैं। सब के सब बच्चों का जो नेगेटिव पॉइंट है दैट इज मेंटल एबिलिटी। और ये मैं बैच चालू होने के समय बताया था कि साइंस और मेंटल एबिलिटी, जिसमें हमारे इंजीनियर लोग ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, उसमें नंबर कम होता है, पर घबराने का जरूरत नहीं है। आपके जितने टॉपिक हैं, गौरव सर ने जितना आपको पढ़ाया है, जितना हमने टेस्ट पेपर पूछा है, एक पेपर लो, उसमें टॉपिक लिखो, ज्यादा से ज्यादा 40 टॉपिक है। कितने टॉपिक हैं? उसको 2-2, 3-3 में क्या कर दो? डिवाइड कर दो। 2-3 का टारगेट रखोगे, वो 2-3 क्या करना है? बनाना है। 5-5 घंटा लगता है मेंटल एबिलिटी को के ऊपर कमांड लाने में, ठीक? तो एक दिन मान लो नहीं होता तो 2 दिन तक 3 को डिवाइड करके अगले दिन भी उसको थोड़ा सा क्या करो। आपको लगता है 3 टॉपिक आपने चूज किया, 2 आसानी से बन गया, एक ने आपको स्ट्रगल कराया, तो अगले दिन फिर क्या करो? जो स्ट्रगल करवा रहा है ना, वो वाले पार्ट को फिर पकड़ो। समझ में आ रहा है? वो वाले पार्ट के 5 सवाल फिर क्या करो? बनाओ। 50-50 का टारगेट मत रखो, आप 5-5 सवाल का क्या रखो? टारगेट, कि ये टॉपिक का 5, ये टॉपिक का 5, ये टॉपिक का 5। कुछ नहीं बनता है, सॉल्व एग्जांपल बनाओ, लेकिन बना के जाओ। वो आपको क्या करेगा? हेल्प करेगा। जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो उससे रिलेटेड फॉर्मूला, किसी भी किताब में देखो, मेंटल एबिलिटी की जो भी किताब होती है, सबसे पहले वो फॉर्मूला लिखता है। क्या लिखता है? सबसे पहले आप जो टॉपिक पढ़ रहे हो उसके 5-7 फॉर्मूला जो आपको फ्रीक्वेंटली यूज करना है, उसको क्या करना है? आपको लिखना है। जब आप जियोटेक पढ़ोगे, आरसीसी पढ़ोगे, आपका अप्रोच वही होना चाहिए। सबसे पहले क्या लिख डालो? आप फॉर्मूला लिखो, और उसके बाद फिर फट 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 क्या करो? उसको रिवाइज करो। ये 1.5 घंटे में अगर आप 20 सवाल भी बनाते हो ना, ये आपको वहां बहुत मदद करेगा। आपको 30, 35, 40 के रेंज पे लेकर के जाएगा। जो सवाल घर में घड़ी देख के बनाओ, जो सवाल आपको 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट के ऊपर ज्यादा संघर्ष कराता है, उसको आइडेंटिफाई करके रखो कि इतना समय होने का मतलब है मेरा 2-3 मिनट बीत चुका है, ठीक? अगर आपको लगता है वहां जब बैठोगे, हो सकता है वो घड़ी अलाउ नहीं करेगा कि 2-3 मिनट ज्यादा हो गया, ये आपको अनुभव से आएगा कि 2 मिनट कितना होता है। आप सवाल सॉल्व कर रहे हो, अगर आपको लगता है कि ये खींच रहा है मेरे को, तुरंत स्किप करो, आगे जाओ, तुरंत स्किप करो, आगे जाओ। सबसे पहले क्या बनाना चाहिए? आसान सवाल बनाना चाहिए, तभी कॉन्फिडेंस क्या होता है? बढ़ता है। वो डराएगा आपको, हाउंड करेगा, पहले कठिन 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 देगा, अंदर में क्या रखा रहता है? आसान सवाल रहता है। तो जो आपको नहीं बनता है ना, उसको स्किप करके क्या करना है? आगे बढ़ना है। उसको स्किप करके क्या करना है? आगे बढ़ना है। समझ में आ रही है बात? तो आपको 8 से 12 का टाइम फिक्स करना है, और उसका एजेंडा एक रात पहले तय करना है कि मैं ये टॉपिक पढ़ूंगा। टेक्निकल 2 घंटा, मेंटल एबिलिटी 2 घंटा। 12 बजे तक आपको 2 चीज क्या कर लेना है? पढ़ाई कर लेना है। उसके बाद भी दिन भर पढ़ते रहना, ब्रेक लेते रहना बीच बीच में, 15 मिनट 10 मिनट का ब्रेक लेना कुछ नहीं है। दिमाग को भी थोड़ा सा रिलैक्स करना जरूरी है। आपको लगता है बहुत हो रहा है, बस 8 से 12 मत उठना, उसके बाद में 10 मिनट 15 मिनट का ब्रेक ले लेके 1-1 घंटा में पढ़ाई को तोड़ तोड़ के क्या करना है? आपको पढ़ाई करना है। समझ में आ रहा है? ये स्ट्रेटेजी अभी आप पूरा 19-20 दिन क्या करोगे? फॉलो एकदम ईमानदारी से करना है। इसको लिख लेना, मैं जो बोल रहा हूं कि 8 से 12 मेरे को चेयर से उठना नहीं है, और 8 से 12 मैं क्या पढ़ूंगा वो मेरे को एक रात पहले क्या करना है? डिसाइड करो। ऐसा नहीं कि 8 बजे बैठ के किताब खोज रहे हैं, कॉपी खोज रहे हैं। आपके टेबल पे आपका वो बुक, किताब, कॉपी, नोट्स होना चाहिए जिसको आपको अगले दिन जाके क्या करना है? पढ़ना है। क्लियर है इतना? एग्जाम में मेंटल गेम सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दिन भर आपको खपना है वहां पे। आपका ब्रेन सुबह 8 बजे से लेकर के 5 बजे तक काम करे, इसलिए अब दोपहर में नहीं सोना।
आप 10 बजे रात को सो जाओ, ठीक, और सुबह 6 बजे उठ जाओ। 8 घंटे की नींद एक इंसान के लिए पर्याप्त होती है। दिमाग आपको डराए, आप ये सोचना डरने से काम नहीं चलता, और सभी मेरे जैसे परीक्षार्थी हैं, सबको डर लगता है, इसलिए आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है, ठीक। क्या होगा, एग्जाम है ना, क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा नहीं निकलेगा। क्या अंतिम एग्जाम है दुनिया का, क्या आखिरी एग्जाम है, नहीं है, लेकिन क्योंकि हमने तैयारी की है इसलिए हमको पूरा ताकत लगाना है कि इसमें हम अपना बेस्ट दें। अपना क्या दें? तुलना दूसरों की जगह पहले अपने आप से करो कि मैं अगर इसमें 50 पा सकता था तो क्या मैं 60 पा सकता हूं क्या। थोड़ा सा स्ट्रेच करो, लेकिन इतना नहीं करना है कि मेंटल प्रेशर ले लो, ठीक। टेस्ट सीरीज के पेपर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो अपने आप में नोट्स हैं, उनको अंडरलाइन कर करके क्या करना है, आपको पढ़ना है। अंडरलाइन कर करके क्या करना है, पढ़ना है, ठीक। कोई आपको अचानक कोई किताब दे दे, ये फलाना वाला बुक पढ़ दे, इससे फंसेगा, ये वाला गलती आखिरी के समय में नहीं करना। आपने जो पढ़ा है ना, बहुत ईमानदारी से आपको सब चीज पढ़ाया गया है, सब चीज बताया गया है। जो भी बच्चा सेलेक्ट होता है वो ये बोलता है सबसे पहला काम ये है कि बार बार हम कॉपी पढ़ते हैं, बार बार हम क्लास की चीजों को याद रखते हैं। उन सब चीजों को ध्यान रखना, जो बारीकियां क्लास में टीचर के द्वारा बताई गई हैं अपने अपने सब्जेक्ट की, वो सारी चीजों को आपको ध्यान रखना है, ठीक। और नेगेटिव नहीं है, इसका मतलब एब्सर्ड कुछ भी अनाप शनाप मत मारना। कोशिश ये करना कि जो सवाल नहीं बन पा रहा है आपसे, उसमें कम से कम 2 ऑप्शन को एलिमिनेट करना। कितने को करना? 2 को कम से कम एलिमिनेट करना। उसके बाद जो रिस्क लोगे वो 50% का क्या होगा, रिस्क होगा। फेवर कर गया तो आपके साथ है, नहीं गया तो फिर अगेंस्ट है। एकदम उसको आंख बंद करके मारोगे तो कोई चांस नहीं है कि वो ठीक बने, मतलब वो ठीक है, किस्मत पे आप डाल सकते हो। गौरव सर जैसे छोटी छोटी बातें बताते हैं कि जैसे ये वाला ऑप्शन है, इसमें अगर ये डिजिट के आखिरी में 9 दिख रहा है तो बाकी सबको देखने की जरूरत नहीं है। ऐसी चीजों में समय बचाने की क्या करना, कोशिश करना। टाइम को हमको क्या करना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना? मैं पेपर लाया था एक चीज समझाने के लिए, शायद आया नहीं। देखो ये नॉन-टेक का पेपर है, ठीक। नॉन-टेक के पेपर में पहला विजयनगर वाला जो था, इसका आंसर अमरम था। क्लास में पढ़ाया था इसको, तुम लोग से बन गया। तुम लोग कॉपी पढ़ते हो क्या घर जाके, कि तुक्का मारे थे? 2 एलिमिनेट किए और फिर 50% में लग गया। देखो ये लोग पढ़े नहीं है उसको, ठीक। अच्छा, ये जो ट्रैवलर हैं, कहाँ से कौन कौन विजयनगर आया, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपको पेपर को नोट्स कैसे बनाना है। इसमें देखो इटली, फारस, पुर्तगाल, इनके लोगों का नाम दिया है। तो ये इंडिविजुअली सीजीपीएससी पूछा हुआ है कि पर्शिया से कौन आया था, आपका इटली से कौन आया था, पुर्तगाल से कौन आया था, उनका नाम लिखा हुआ, कोई मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। चौथा व्यक्ति का संबंध विजयनगर से नहीं है, दैट इज आपका इब्न बतूता। तो इब्न बतूता से कई बार सवाल आया, लेकिन मेरा उद्देश्य यहाँ पर इब्न बतूता पूछना था ही नहीं, हालांकि वो आपका क्या है, ऑप्शन है। समझ में आया? इसको गलत कौन किया है? इसको कोई गलत किया है? सब लोग सही किए हैं, ठीक। एक जन किया है गलत, तू गलत किया है। तू कैसे भाई एकदम अतरंगी टाइप का सवाल गलत करता है, ये कैसे गलत हुआ? बना था ना विजयनगर, बाकी सब तो विजयनगर के बारे में, उसके वैभव के बारे में बात करते हैं, तो बन रहा है विजयनगर, ठीक। इसके बाद में देखो फिर विजयनगर का एक स्टेटमेंट है, वो भी पूरा का पूरा इंफॉर्मेटिव है, लेकिन एक ऑप्शन गलत है, दैट इज आपका 6वां। पर उस 6वें ऑप्शन में भी आधा स्टेटमेंट करेक्ट है। आधा स्टेटमेंट कहां तक करेक्ट है? विजयनगर के अवशेष हम्पी नामक स्थान पर पाए जाते हैं, वहां तक क्या है, सही है। लेकिन स्टेट क्या है, वो कर्नाटक। इसमें क्या दिया है, तेलंगाना। इसका ये सीख क्या मिलता है? बाकी जो ऑप्शन है वो आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है, लेकिन जब कभी भी बड़ा स्टेटमेंट हो तो हो सकता है कि पार्शियल करेक्ट और पार्शियल क्या हो, रॉन्ग हो। समझ में आ रहा है? फट से पहला पार्ट को देख करके सही मत मार देना। मारे हैं क्या कोई? ठीक, पेपर आ गया क्या? ये देखो, ये वाला जो पार्ट है, 6वां स्टेटमेंट में विजयनगर के अवशेष हम्पी नामक स्थान पर पाए जाते हैं जो अब कर्नाटक में है, तो यहां पर क्या दिया है, तेलंगाना। अब बाकी जितना स्टेटमेंट है ये आपको विजयनगर के बारे में क्या दे रहा है, इंफॉर्मेशन दे रहा है। मैंने आपको बोला कि आप विजयनगर का फाउंडेशन याद कर लोगे, 11 साल जोड़ोगे तो अपने आप क्या आ जाएगा, बहमनी। तो यहाँ से बहमनी भी क्या हो जा रहा है, प्रिपेयर हो जा रहा है। हरिहर और बुक्का मतलब फाउंडर भी क्या हो जा रहा है, प्रिपेयर हो जा रहा है। जो डायनेस्टीज है उन डायनेस्टी का नाम भी क्या हो जा रहा है, प्रिपेयर हो जा रहा है। कौन
मिट्टी का बांध बनाया था, सीजीपीएससी का पूछा हुआ सवाल है, देवराय प्रथम ने बनवाया था। किसने बनवाया था बोलिए? देवराय प्रथम। तो अपने आप में इसको नोट्स के तौर पे आपको क्या करना है? यूज करना है, इसको रिवाइज करना है सारे के सारे पेपर को। ये मैच मेकिंग है। क्या है बोलिए? यहाँ पे भी एक ट्रिक किया था छोटा सा, एक तरफ राइटर की जगह उसकी रचना का क्या दे दिया था? नाम दे दिया था। हालांकि तुम लोग शायद उसको बारीकी से ध्यान नहीं दिए, एक तरफ पलटी मार दिया था उसको। ठीक, ये ध्यान रखना। ठीक, जैसे ये पूछा हुआ है दीनबंधु मित्रा का नील दर्पण, कई बार सीधा सीधा क्या कर देता है? पूछ देता है। ठीक, एमजी रानाडे दोनों ऑप्शन था, पहला और दूसरा, तो कई लोगों को उसमें कंफ्यूजन होगा कि दोनों कैसे रानाडे हो सकता है। महादेव गोविंद रानाडे, क्लास में पढ़ाया, गलत कौन किया है इसको? किसका गलती हुआ है? सब लोग का सही हुआ है। सॉरी, एमजी रानाडे बोल रहा हूं, दोनों का ऑप्शन क्या है? उसका गोपाल कृष्ण गोखले, तो ये सबका सही हुआ है। ठीक, सर्वेंट्स ऑफ द इंडिया सोसाइटी सीजीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। मैच मेकिंग कर लिए होंगे, इसमें कुछ भी नया नहीं है मेरे हिसाब से, है क्या नया? कुछ नहीं है। ये सीक्वेंस में था, छेज, रेचना, बारी और बीस्ट, कुछ नहीं करना था। इसमें बीस्ट में दोनों में नाम है, एक है ब्यास और एक क्या है आपका? सतलज। ये बढ़िया सवाल था। ठीक, अब जूनिपर, सिल्वर फर, स्प्रूस और महोगनी, ये चारों जो है ये आपका कहना चाहिए कि क्या बोलते हैं उसको? एवरग्रीन है। पर ये बोल रहा है हिमालयन नहीं है, तो हिमालयन महोगनी नहीं है। रबर, महोगनी, ये सब जो है केरला में होता है। कहाँ होता है बोलिए? केरला, जहाँ सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल बहुत ज्यादा होता है। कई बार एग्जामिनर सिंपल सीक्वेंसिंग और सिंपल एडिशन पे प्रश्न पूछता है। ये सवाल वैसा ही था। जो इसमें आइलैंड के चक्कर में पड़ता ना, वो पड़ ही जाता। जो स्टेट पकड़ता और मैप को ध्यान रखता है तो क्लॉकवाइज पैटर्न पे सेट है, तो 1 2 3 4 5 6 7 इसका क्या हो जाता? आंसर। आपका कई ऐसे पेपर में कई बार ऐसा किया, वो सिंपल एडिशन कर दिया है। क्या कर दिया है? और बच्चा सोच रहा है इसमें फॉर्मूला लगाऊंगा, तो ध्यान रखना कई बार चीजें कॉम्प्लिकेटेड होती नहीं है, उसको देखने का तरीका उसको क्या कर देता है? कॉम्प्लिकेट कर देता है। इसमें जो बच्चा स्टेट को ध्यान नहीं देगा और इनके ऊपर ध्यान देगा, उसको तकलीफ हो जाएगी। अब अपने आप में ये क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है कि गंगा सागर आइलैंड कहाँ है आपका? वेस्ट बंगाल में। सारा का सारा पूछा हुआ है, ये जितना है ना, ये कौन से स्टेट में, सब किसी ना किसी पेपर में क्या किया हुआ है? पूछा हुआ है। ठीक, इब्राहिम आदिल शाह सेकंड, इसका आंसर है। अबला बाबा के नाम से पूछा है। अरे पढ़ाया हूं कि नहीं पढ़ाया हूं? ये सवाल नया था, मेवाड़ वाला। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ में राणा कुंभा के द्वारा कीर्ति स्तंभ बनाया गया। किस विजय के उपलक्ष्य में बनाया गया? मालवा। क्लास में पढ़ाया हूं। ठीक, बनाया हो तुम लोग? सही बन गया है? गुजरात मार दिया तू। गुजरात तो वो है बुलंद दरवाजा अकबर का, तो वही तो सोच के मैं फंसाया था, फंस गया। ठीक, ये सिंपल था, सारा का सारा स्टेटमेंट क्या है? सही है। ठीक, उसके बाद में देखो ये सवाल कौन कौन गलत किया है। ये अच्छा सवाल था। जब पेनिनसुलर पार्ट ऑफ इंडिया में जाएंगे तो कौन सा स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा? तो देखो हिमालय तो पेनिनसुलर में है नहीं, और हिमालय क्या है? यंगेस्ट माउंटेन है, और क्या है? फोल्डेड माउंटेन है। इसको आपको एलिमिनेट करना था। युवा वलय पर्वत, भाई संरचना के हिसाब से पूछा है उसने, हिमालय का नाम नहीं दिया है। लेकिन आपको बार बार मैंने हिमालय की संरचना बताई है कि हिमालय सबसे युवा पर्वत है और हिमालय कैसा है? फोल्डेड माउंटेन है। तो पेनिनसुलर पार्ट में हिमालय मिलेगा क्या आपको? नहीं मिल सकता। क्या मिलेगा? रिफ्ट वैली मिलेगा, ब्लॉक माउंटेन मिलेगा। ठीक है, सब मिलेगा, 4 नंबर नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा आपको? 4 नंबर क्या है? फोल्डेड माउंटेन। जोजिला दर्रा कहां से होके जाता है? जास्कर। नया सवाल है, गलत किए हैं क्या? नहीं किया, कोई गलत नहीं किया, मैं तो किया रहता है इसको गलत। ये देखो बाढ़ आ जाएगा अभी। श्री सैलम, ये भी गलत किए होंगे, है ना? श्री सैलम को कावेरी मारे होंगे, कावेरी था नहीं, गोदावरी मार दिए होंगे। ठीक, कृष्णा नदी है, मैं गलत किया रहता, तुम लोग बहुत होशियार हो, सब लोग सही किए इसको। एक का किसी का देख रहा था मैं, वो सही मारा तो मैं सरप्राइज हो गया, इसको कैसे पता? ठीक, कई बार तुक्का भी इतना परफेक्ट लगता है। इनमें से हिमालय की चोटी भारत में स्थित नहीं है, कौन सही किया है इसको? धौलागिरी जो है वो नंगा पर्वत जो है उसका एक हिस्सा पाकिस्तान और एक हिस्सा भारत बटा हुआ है, बाकी सब जो है भारत का है। धौलागिरी कहाँ है? नेपाल में है। ठीक, जीएसटी के अंतर्गत निम्न में से कौन सा कर जोड़ दिया गया है? तो आय कर सेंट्रल गवर्नमेंट का है, निगम कर राज्य सरकार है, निगम कर मतलब सॉरी केंद्र सरकार का है, आयात मतलब इंपोर्ट वैल्यू एडेड टैक्स वैट, ये जो है किसमें जोड़ दिया गया है? आपका जीएसटी में।
कर्ज लेने की नीति के अंतर्गत कौन सा प्रायोरिटी सेक्टर नहीं है? तो निर्माण उद्योग प्रॉफिटेबल उद्योग होता है। ठीक, ये अच्छा लॉजिकल सवाल था। ठीक, बाकी सारे के सारे जो है ये सोशल सेक्टर हैं, ध्यान दो। कृषि सोशल सेक्टर, छोटा उद्योग सोशल सेक्टर, शिक्षा सोशल सेक्टर, ये दिया निर्माण उद्योग जो बिल्डिंग बनाते हैं वो सोशल सेक्टर नहीं है, वो जो है वो प्रॉफिटेबल सेक्टर में आता है। इनमें से कौन सा भारत सरकार की वित्तीय नीति का हिस्सा नहीं है? अब इसमें सार्वजनिक ऋण को कई लोग आपत्ति कर रहे हैं। वित्तीय नीति के दो हिस्से हैं, एक होता है मॉनेटरी पॉलिसी और एक होता है आपका फिस्कल पॉलिसी। ठीक, यहां पर सार्वजनिक व्यय बजट में बताते कि हम इतना खर्चा करेंगे, पर क्या बताता है बजट कि हम जनता से कर्जा लेंगे? नहीं बताता। तो सार्वजनिक ऋण नाम की कोई चीज नहीं होती। जो ऋण है वो क्या होता है? जब बजट का डेफिसिट होता है तब सरकार किससे ऋण लेती है? आरबीआई से, पर वो सार्वजनिक ऋण नहीं होता। उसको बोलते हैं डेफिसिट मैनेजमेंट के लिए लिया गया हीनार्थ प्रबंधन। क्या बोलते हैं उसको? बोलिए, हीनार्थ प्रबंधन। तो इसमें आंसर कौन सा शामिल नहीं है? तो क्या होगा? सार्वजनिक ऋण। ये बढ़िया सवाल था। नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक, NO2 और N2O दोनों में अंतर है। NO2 बोलेगा तो फिर वो आपका ग्रीन हाउस गैस नहीं होगा, पर N2O बोल देगा तो वो क्या हो जाएगा? आपका ग्रीन हाउस गैस। तो इनमें से ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी है? मीथेन है, ओजोन है, N2O है, पर क्या नहीं है? द आंसर इज आपका ऑर्गन नहीं है। ठीक, कौन सी आर्द्र भूमि जो है अंतरराष्ट्रीय महत्व में शामिल नहीं है? बहुत बढ़िया सवाल था। डल लेक जो है वो शामिल नहीं है, बाकी सारा का सारा जो है वो आपका इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस में शामिल है। ये नया सवाल है, पढ़ाया था क्लास में। एनवायरमेंट इको सेंसिटिव जोन, ये आता है आपका एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986। अब देखो, पर्यावरण संरक्षण बोर्ड 1986 में राजीव गांधी ने बनाया। अब कल एक सवाल में पढ़ा कि किस घटना के कारण ये बना था, या किस घटना के तत्काल बाद इसको बनाया गया था। तो मैंने आपको भोपाल गैस ट्रेजेडी बताया है 3 दिसंबर 1984। ये कारण बना इसके बनने का, किसका? पर्यावरण संरक्षण बोर्ड, क्योंकि वो एक प्लांट था, उद्योग था, वहां से गैस का रिसाव हुआ। अगर वहां पर ठीक मेजर लिया गया होता तो ऐसा नहीं होता। तो उद्योगों के पॉल्यूशन का स्तर क्या है उसको जांचने के लिए एक डेडिकेटेड बोर्ड बनाया गया, दैट इज आपका एनवायरमेंट प्रोटेक्शन बोर्ड, प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986। ठीक है, वो नया पढ़ा कल में। ये सही बना है कि इसको गलत मार दी? हिमालय तो नहीं मारे हो, वेस्टर्न घाट इसका आंसर है। लॉयन टेल्ड मकैक, ठीक, प्रवाल विरंजन, यह प्राकृतिक घटना है जिसका मानव हस्तक्षेप से कोई लेना देना नहीं है। जब पॉल्यूशन कैसे बढ़ेगा तभी टेम्परेचर क्या होता है? बढ़ता है। तो मानव से लेना देना है, तो ये तीसरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत, और ये दोनों क्या हो जाएगा? सही। संपत्ति का अधिकार एकदम सीधा सीधा था, 44। इसको कोई 40 सेकंड मारा क्या? इसको कोई भी 40 सेकंड नहीं मारा ना? ठीक, कोई मारा है क्या? मार्क किया है? ठीक, लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियंस को नॉमिनेट करने का प्रावधान खत्म किया गया 104 से। 104वां संविधान संशोधन में, ध्यान से सुनो, SC ST के रिजर्वेशन को 10 साल के लिए बढ़ा के 2030 तक किया गया और एंग्लो इंडियन को खत्म कर दिया गया। तो इसके दो पक्ष हैं। 104वां संशोधन ने SC ST के रिजर्वेशन को लोकसभा, राज्यों की विधानसभा में 10 वर्ष के लिए क्या कर दिया? बढ़ा दिया, और एंग्लो इंडियन के प्रावधान को क्या कर दिया? खत्म कर दिया। तो एक पार्ट पूछा हुआ है, कल को और भी पूछ सकते हैं। गाड़ियों के रेडिएटर में कौन सा सिद्धांत है? संवहन। संवहन का मतलब होता है कन्वेक्शन, पानी ऊपर जाता है, ठीक, गर्म होने के बाद हल्का हो जाने के कारण ऊपर जाता है, ऊपर का पानी नीचे आता है, कन्वेक्शन करंट बनता है। क्या बनता है? बोलिए। जो हम ऐसे पानी को जब गर्म करते हैं ना गैस पे रख के, तो जो चीज होता है वही सिद्धांत पे रेडिएटर काम करता है, इसको बोलते हैं कन्वेक्शन। क्या बोलता है? बोलिए। ये बन गया होगा मैच मेकिंग, ठीक, कुछ नहीं था इसमें। ये नया सवाल है, ठीक, ये 31 मार्च 2026 तक छूट दी गई है, ठीक, तो इसको ध्यान रखना। लाफर कर्व जो होता है ना, लोअरिंग द टैक्स रेट एंड इंक्रीजिंग द टैक्स बेस, टैक्स की दरों को घटा करके टैक्स के कलेक्शन को क्या करना? बढ़ाना, ठीक। राजा चलैया कमेटी ने टैक्स रिफॉर्म इसी सिद्धांत पे किया था। फाउंडेशन बैच में बताया हूं, इस बैच में भूल गया था, तो इसको ध्यान रखना। लोअरिंग द टैक्स रेट एंड इंक्रीजिंग द टैक्स बेस, ऐसा करके टैक्स कलेक्शन को क्या करा गया? बढ़ाया गया। ये याद कराया था क्लास में, 7 5 7 3, याद है ना? कैश क्रॉप कितना है? 3 है। तिलहन कितना है? 7 है। दलहन कितना है? 5 है। अनाज कितना
कितना है 7। अब वो चाहे इंडिविजुअली पूछे चाहे स्टेटमेंट देके पूछे, पीएससी प्रीलिम्स में इसको पूछा हुआ है, मैं आपको क्लास में इसको याद करवा चुका हूं। ठीक, चलिए मोहन सिंह याद है। अब इसमें एक नया फैक्ट देखो, रंगून में इसका क्या था, हेडक्वार्टर, ये नया फैक्ट है, मतलब मेरे तरफ से ये नया फैक्ट है, आपको पढ़ाया नहीं हूं मैं। किस जनजातीय आंदोलन को उलगुलान कहते हैं, मुंडा। ठीक, इसके बाद में ये वाला दिक्कत दिया कि नहीं, तुमको ये देना चाहिए था प्रॉब्लम, ये बहुत क्लोज है डेट। ठीक, ऐसा क्लोज डेट है, इसको जाकर के लिख लेना इसके बाजू में कि कब कौन सा घटनाक्रम घटा। ये देखो ना भाई, ये लखनऊ समझौता 1916, होम रूल लीग 1916, 1916 की 2 घटनाएं हो गई, चंपारण 1917, मॉन्टेग्यू 1917। तो एक ही साल का 2 पॉलिटिकल घटनाक्रम को 4 में क्लब करके पूछ दिया हूं। पूछने के बाद मैं देखा कि ये तो हिलाएगा क्वेश्चन बच्चे को, तो इसको जाकर के डेट को क्या कर लेना, मार्किंग कर लेना। जैसे 1925 की घटना है, मैंने 1925 में बहुत सारा घटनाक्रम बताया है, उसका डेट को भी नोट कर लेना, वहां से ही पूछ सकता है। ये वाला भी बन गया होगा, ये पढ़ाया हूं क्लास में। ठीक, इसके बाद में ये भी सीधा सीधा सवाल है कि जब कभी भी सीआरआर बढ़ेगा, सिक्योरिटीज बेची जाएंगी, तो मार्केट में कर्ज कम होगा और लिक्विडिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ये भी क्लियर कट स्टेटमेंट है। ये 2 सवाल तो अभी एसआई के पेपर में पूछा था, क्लास में करवाया हूं। तीसरा मैंने ऐड किया था, 3 उच्च न्यायालय भारत में शुरू करने का क्या हुआ, प्रावधान। तीनों स्टेटमेंट क्या है, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 से आए। विटामिन ऑर्गेनिक कंपाउंड है, बी और सी होता है, ये वाटर सॉल्युबल होता है, ए डी ई और के ये सब क्या होते हैं, फैट सॉल्युबल। विटामिन को खोजने वाले आदमी का नाम क्या था, फंक था। लखीमपुर से बंगा बराक नदी पे है। ये सब लोग सही किए हो कि नहीं किए हो, पढ़ाया हूं क्लास में। निम्नलिखित में से भारत में बहने वाली कौन सी नदी रिफ्ट वैली से होकर बहती है, तो 3 है इसमें, एक है ताप्ती, एक है दामोदर और एक क्या है आपका नर्मदा। दे फ्लोज थ्रू द रिफ्ट वैली। भारत की नदियां निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रवाह पैटर्न बनाती है, बढ़िया सवाल था। ठीक, अगर मेरा एक लाइन याद रहता कि गोदावरी और कृष्णा ये दोनों बर्ड पो डेल्टा क्या करती हैं, बनाती हैं, तो आपको याद आ जाता, द आंसर इज आपका वृक्षाकार। वृक्ष की जड़ों जैसा बर्ड का जो पो है वो फैला रहता है। गलत किया है क्या, सही किया है, तू गलत करी सही की है, गलत हुआ है ना। बर्ड पो डेल्टा, बर्ड पो मतलब पक्षी के जो है पैर के जैसे। अब वो पेड़ का ग्रोथ को याद करो, उसको भी उल्टा करोगे तो कैसा दिखता है, पक्षी के पेड़ के जैसे। तो दक्षिण भारत की नदियां जो है वो बर्ड पो डेल्टा फ्लो बनाती हैं, या उसको डेंड्रेटिक बोलते हैं, या उसको हिंदी में क्या बोल देते हैं आपका वृक्षाकार डेल्टा। 2 क्लासिकल एग्जांपल है इसका, एक है गोदावरी और एक क्या है आपका कृष्णा। शैल गैस का डिपॉजिट तीनों जगह है, खंभात की खाड़ी में भी है, कावेरी में भी है और कृष्णा गोदावरी। नया सवाल है ठीक, ये सही हुआ कि नहीं हुआ, ये सारा का सारा जो है 42nd अमेंडमेंट ऑफ 1976 से पहले ये सब किसमें हुआ करता था, राज्य सूची में, अब किसमें आ गया है, समवर्ती सूची में। ये क्लियर कट सीधा सा सवाल था। बैंकिंग रिफॉर्म में 3 ही है, रघुराम राजन, नरसिम्हन 1, नरसिम्हन 2। अब राजा चलैया और तारापुर ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। राजा चलैया टैक्स रिफॉर्म और तारापुर जो है ये रुपए की परिवर्तनीयता, कन्वर्टिबिलिटी ऑफ द कैपिटल अकाउंट। ठीक, इसको गलत किए होंगे बहुत लोग। ठीक, इसमें सबसे पहले है सिंगापुर, दूसरे नंबर पे अमेरिका, तीसरे नंबर पे मॉरिशस। नेट में देखोगे तो कुछ का कुछ दिखा रहा है, आप बजट के हिसाब से देखना। बजट में फाइनेंस मिनिस्टर का स्टेटमेंट उससे निकाला हूं मैं। ठीक, ये सीधा सीधा था ना, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। ये भी आपको गौरव सर अभी क्लास लेने वाले हैं, ठीक, उसको अटेंड करना अच्छे से। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसको कैसे सेट करें। एक पिंड का भार अधिकतम होता है हाइड्रोजन में, किसमें होता है, हाइड्रोजन। इसको गलत किया क्या स्टेटमेंट के नाम से, ये गलती हुआ। चंद्रमा पर मानव का वजन पृथ्वी की तुलना में 1/6 है, ये स्टेटमेंट क्या है, सही है। लेकिन क्या चंद्रमा पर वायुमंडल होता ही नहीं है, होता है, पृथ्वी की तुलना में क्या होता है, कमजोर होता है। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। जो भी इसको तुलना करेगा कि पृथ्वी की तुलना में कम है, वो चीज के पीछे जाएगा, वो गड़बड़ाएगा। चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण नहीं है, नहीं है मतलब एब्सेंट है। देयर इज नो एटमॉस्फेयर ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन मून। ये स्टेटमेंट क्या है, अपने आप में गलत है लेकिन 1/6 कमजोर है पृथ्वी की तुलना में। तो अब आपको क्या करना है, 8 से 12 टेबल पे बैठना है, 8 से 10 आपको क्या पढ़ना है, सिविल पढ़ना है, और 10 से लेकर के 12 बजे तक क्या बनाना है आपको, मेंटल एबिलिटी। और दिन में सुबह जब उठोगे वहां से लेकर के 5 बजे तक आपका दिमाग किस मोड में रहना चाहिए,
एक्टिव मोड में, सोना नहीं है। ये 19 दिन करना है। कितना दिन करना है? और मन में डर आएगा तो डर को आपको साइड करना है, ठीक? डर आएगा, जेन्युइन है, लेकिन ये सबको आएगा, ये बात ध्यान रखना। पेपर कठिन आ गया, वहां सबके लिए कठिन है, केवल आपके लिए कठिन नहीं है। ये सारी चीजों को ध्यान रखना। हम लोग यही हैं, कहीं नहीं गए हैं। कोई दिक्कत होगा आकर के मिल सकते हो, लेकिन कोशिश करना अभी नेगेटिव एलिमेंट से आपको दूर रहना है। फोन का यूज दुरुपयोग नहीं, सदुपयोग करना है। आपको नेट में जो सर्च करना है सर्च करो, तुरंत फोन को ले जाकर के इतनी दूरी पर रखो कि उसका प्रभाव आप तक फिजिकली कम से कम 1 घंटा 1.5 घंटा ना है। आज की डेट पे आप किसी को नहीं बोल सकते कि फोन से पूरी तरीके से दूर रहो, लेकिन इतना दूर रखो कि 1-1.5 घंटा आपके रीच में वो ना रहे। टांग दो, छज्जा के ऊपर क्या कर दो, टांग दो। मैं तो दूसरे जगह जाके चार्जिंग लगा के आता हूँ, मेरे को काम करना रहता है ना, मेरे को खुद को फोन का बहुत आदत है, मजबूरी है, क्या करूंगा। हर 5 मिनट में हाथ जाता है फोन के ऊपर, तो मैं क्या करता हूँ, उसका चार्जिंग जो है दूर में लगा देता हूँ। 2 कमरा छोड़ के तीसरा कमरा, एक कमरा में पढ़ रहे हैं, तीसरे जगह फोन बज रहा है, बजते रहने दे। फोन में बहुत आता है, तो आपको तरीका निकालना पड़ेगा अपने लिए समय को चोरी करने का, फोन की तरफ हाथ जाना। अब हम लोग इंसान जब पैदा होने से लेके मरने तक खाली टमड़ता रहेगा, ठीक, लेकिन आप उसको कुछ नहीं कर सकते। आपको उसके रास्ते निकालने पड़ेंगे कि अगर मैं पढ़ रहा हूं तो मैं अपने टेबल चेयर पर रहूंगा। क्योंकि भैया देखो, परीक्षा के 2.5 घंटा आपको फोन मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा ना। उस दौरान आपको एक ही चीज है, ये जो ऊपर वाला 8 ग्राम का बना के भेजा, और हम लोग जो ठोक बजा के उसको क्या किए हैं इतने दिन में, हम अकेले नहीं, आप भी तैयार किए हो। मेहनत पे यकीन रखना। जो कर्म होता है उससे बड़ा कुछ नहीं होता, जो सत्य है वो कर्म है। अगर आपने कर्म किया है, वो कर्म रिफ्लेक्ट होकर आपको दिखाई देगा। मैडम जो पढ़ाई है उसको बहुत ध्यान रखना, क्योंकि मैडम का पढ़ाया हुआ एज इट इज परीक्षा में क्या हो जाता है, आ जाता है। ज्यादा दायां बायां सोचोगे, इधर उधर अपने आप को कॉम्प्लिकेट करोगे तो बालक भाव में जाओगे। जो ज्यादा डेढ़ होशियार बनता है वही बो जाता है, जो सीधा सीधा रास्ता चलता है वो नहीं बो जाता है। इसलिए सीधा रास्ते पे क्या करना है, चलना है। सब कवर कराए हैं, ठीक, सब चीज कवर हुआ है क्लास में, ये चीज सोचना। और जो कवर नहीं हुआ है या आप नहीं कर पाए हो, उतना इम्परफेक्शन के साथ आपको चलना पड़ेगा पेपर में। यू कैन नॉट कवर 100%, ठीक, लेकिन 100% कवर करने की जरूरत नहीं पड़ती। सवाल में 2 चीज एलिमिनेट हो ही जाता है। जितना मेहनत करोगे उससे एक ऑप्शन तक आप क्या हो जाओगे, पहुंच जाओगे, ठीक। अब जाओ।